हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। ये जो जैव प्रक्रम वाला पार्ट है ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। बच्चों, अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 9 तक जो जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये सब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े थे वो सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और जब अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो आप इसका पूरा फायदा उठा करके अपने एग्जाम में हर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सजीव व निर्जीव। बच्चों, हम जानेंगे कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव जिनमें जीवन होता है और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता। तो सजीव के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे और सभी जंतु आते हैं। सभी जंतुओं में मानव भी आता है। और निर्जीव में मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सभी चीजें निर्जीव में आती हैं। सजीव और निर्जीव में वैसे तो कई अंतर हैं, जैसे सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव में गति पाई जाती है, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, सजीव में उत्सर्जन होता है और निर्जीव में ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो बच्चों, वैसे तो सजीव और निर्जीव में काफी अंतर है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है तो आप मोटे तौर पर आपका ध्यान सबसे पहले उनकी गति की तरफ ही जाएगा। जैसे कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को जुगाली करते देखते हैं और एक इंसान को चीखते देखते हैं, तो आप सब कहेंगे कि इन सभी में क्या हो रही है, गति हो रही है, गति हो रही है, अतः ये सभी कैसे हैं, सजीव हैं। लेकिन ये सभी अगर सो रहे हैं मान लीजिए, तब इनमें ये कोई गति होगी नहीं, और जब कोई गति नहीं होगी तो क्या ये सजीव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सजीव फिर भी हैं। इसी तरीके से पंखा है, वो घूमता है, बस है, वो चलती है, इनमें भी गति हो रही है ये, तो क्या ये सजीव हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये निर्जीव है। इसी तरीके से पौधे स्थिर हैं, ये चलते फिरते नहीं है, तो क्या ये सजीव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सजीव हैं। तो बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे कि केवल गति के आधार पर ही सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं किया जा सकता। इन दोनों में अंतर करने के लिए इनको हमें और लक्षणों को देखना होगा। अब आगे चलते हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर कुछ आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक होती है। बच्चों, अगर बहुत छोटे लेवल पे देखें तो कुछ आणविक गति मीन्स अणुओं की जो गति है वो जीवन के लिए आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है उसको समझने से पहले हम शरीर की संरचना को समझते हैं। सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। जो बच्चों कोई भी सजीव है उसकी संरचना कैसी होती है? सुसंगठित। और अगर हम सबसे छोटे लेवल पे बात करें तो जीवन की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। और कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं और ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है? शरीर। हमारे शरीर में क्या है? विभिन्न अंग तंत्र हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब हमारे शरीर में तंत्र हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर की संरचना किस तरीके से संगठित और सुव्यवस्थित है। संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ बच्चों पर्यावरण के प्रभाव से टूटने लगती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या पर्यावरण के इफेक्ट से इसमें क्या होती रहती है? टूट फूट होती रहती है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत व अनुरक्षण, अनुरक्षण का क्या अर्थ है? अनुरक्षक मतलब किसी चीज को लंबे समय तक चलाना या किसी चीज की रक्षा करना या किसी चीज को संभाल के रखना। तो जीवों के शरीर को मरम्मत व अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ये सभी संरचनाएं बच्चों किससे बनी हैं? अणुओं से। जो सभी संरचनाएं हैं शरीर की ये सब अणुओं से बनी हैं और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अणुओं का गतिशील होना आवश्यक है। तो ये बात थी गति की। अब आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? इस चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है। क्या है जैव प्रक्रम?
मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जीवों में होने वाली क्रियाएं, जैव मीन्स जीव और प्रक्रम माने क्रियाएं, यानी कि जीवों के शरीर में अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं और ये सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब हमारे शरीर में अनेकों क्रियाएं होती हैं। हम खाना खा रहे हैं, वो पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है और हमारी किडनी कार्य कर रही हैं। तो अनेकों हमारे शरीर में क्रियाएं चलती रहती हैं और ये सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से शरीर को मेंटेनेंस करती हैं, उसको टूट फूट से बचाती हैं, उसकी रक्षा करती हैं, उसको लंबे समय तक कार्य करने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इस चैप्टर में जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम ये 4 क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब ये क्या होती हैं, इनको एक एक करके हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके शरीर द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। बच्चों, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है हर जीव को। तो भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और फिर पाचन के बाद पचे हुए भोजन को शरीर में एब्जॉर्ब करना और उसको शरीर की मरम्मत, अनुरक्षण और शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोग में लाना, ये सब क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण जो होता है ये मुख्य रूप से हम 2 तरीके का देखते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और नंबर 2 विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। स्वपोषी पोषण, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी और इसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण है हरे पौधे व कुछ जीवाणु। इस पृथ्वी पर केवल हरे पौधे और कुछ जीवाणु ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी सब भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अतः ये क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। उदाहरण हो गए इसके हरे पौधे। अब हमने ये तो कह दिया कि हरे पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? तो हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। बच्चों, हरे पौधे अपना भोजन जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होती है। पौधों के सभी हरे भाग, विशेषकर पत्तियां, वैसे तो बच्चों भोजन सभी हरे भाग बनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भोजन बनाने का कार्य है वो कौन करती हैं? पत्तियां करती हैं। तो ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं, पिगमेंट की सहायता से भूमि से जल, भूमि से क्या लेंगी? जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस लेकर के अपना भोजन खुद ग्लूकोज के रूप में बनाती हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले तो जो पौधों का हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। इनमें जो अभी हमने बात करी थी कि हर जीव का शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। जीवन की सबसे छोटी इकाई ही कोशिका है। तो कोशिकाओं के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का एक अंग होता है क्लोरोप्लास्ट और उस कोशिकांग में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। ये पूछ भी लिया जाता है कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो ये क्लोरोफिल तो पौधों के पास है। अब इनको किस चीज की जरूरत है? ये सूर्य से प्रकाश लेती हैं। क्या क्या लेती हैं ये? सबसे पहले नंबर 1 सूर्य से प्रकाश, दूसरे नंबर पे भूमि से जल, तीसरे नंबर पे वायुमंडल से CO2। 3 चीज इसने ले ली और क्लोरोफिल इसके पास खुद से है और इन तीनों चीजों को लेकर के क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से ये अपना भोजन बनाती हैं। किस रूप में बनाती हैं? ग्लूकोज के रूप में। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको हम समीकरण के माध्यम से इस तरीके से दिखा सकते हैं, 6CO2 + 12H2 और ये क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इन दोनों की उपस्थिति में हो रही है। क्या बनेगा? C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज।
और +6O2 और +6H2O। बच्चों यहाँ पर जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है और बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये सारा का सारा उसी समय तो खपत होती नहीं है, जितना जरूरत है उसकी खपत हो जाती है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो पौधों में मंड के रूप में संचित रहता है। जो ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक बच जाता है बच्चों, तो वो क्या होता है, मंड के रूप में संचित हो जाता है। इसी क्रिया को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक प्लांट है ये, और ये सूर्य से ले रहा है लाइट यानी कि प्रकाश, और वातावरण से क्या लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और भूमि से जल। जल कैसे लेता है पौधा भूमि से, जड़ों के द्वारा। तो ये देखिए इसने मिट्टी से जड़ों के द्वारा वाटर ले लिया। तो इन तीनों चीजों के द्वारा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्लोरोफिल इसके खुद के पास है, तो इन चारों चीजों के द्वारा ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो ये प्लांट क्या कर रहा है बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है। तो समझ में आई बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल आई होगी। अब देखिए और डीप और थोड़ा केमिकली रूप से बात करें तो इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, जो क्लोरोफिल था वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सबसे पहले जो पौधों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा उसने ली है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा को फिर किस में बदल देगा, वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदल देगा। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपचयन, और जो जल का अणु है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसका अपघटन कर देगा, और जो CO2 है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देगा। CO2 का अपचयन किस में कर देगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो बच्चों ये केमिकली प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्रियाएं होती हैं। अब जो कुछ मरुद्भिदी पौधे होते हैं वो रात्रि में CO2 लेते हैं, और रात्रि में क्या करते हैं, CO2 लेकर के एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। मतलब उसमें पूरी की पूरी जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 चरण में होती है। सबसे पहले तो रात्रि में CO2 ले लेते हैं, और CO2 लेकर के एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं, और उसके बाद दिन में जब सूर्य निकल आता है तो फिर जो क्लोरोफिल है वो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेता है। कि जब आप इंटर में आएंगे तो इस क्रिया को आप विस्तृत रूप से समझेंगे। यहाँ आपके लिए ये ज्यादा कोर्स में आपके में नहीं है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही काफी है। अब बच्चों यहीं पर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। हमने ये तो कह दिया कि वातावरण से CO2 लेते हैं, लेकिन ये किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए इसके लिए पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो बच्चों पत्तियां होती हैं उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान है, मतलब CO2 अंदर आई थी आपने देखा था, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनी है तो वो बाहर निकलेगी। तो जो गैसों का आदान प्रदान है वो अधिकांशतः इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, मतलब स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। लेकिन बच्चों ये जो स्टोमेटा हैं इनकी एक कमी और है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। ये क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे जल को रंध्र या स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में उड़ाते हैं। इसमें पौधे बच्चों क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको रंध्र द्वारा हर समय वाष्प के रूप में उड़ाते रहते हैं। तो एक तरीके से इन छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है और पानी का भी वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये छिद्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। अब हम इन रंध्र या स्टोमेटा की डिटेल संरचना समझते हैं, किस तरीके से ये क्रिया करते हैं। ये देखिए रंध्र या स्टोमेटा का चित्र है। इसमें ये 2 बड़ी कोशिकाएं हैं जो सेम के बीच के आकार की हैं ये, और इनको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं या इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल। और इसके बीच में ही ये छिद्र जो है यही रंध्र कहलाता है। तो रंध्र को कौन सी कोशिकाएं कवर किए रहती हैं, गार्ड कोशिकाएं, और इसके जो आसपास की कोशिकाएं हैं ये सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं।
सहायक कोशिका। तो बच्चों ये क्या करती हैं, ये जो जब इनके अंदर जब पानी आता है, सहायक कोशिकाओं से इनके अंदर जब वाटर आता है तो ये फूल जाती हैं। इनकी एक्चुअली होता क्या है, ये बाहर की दीवार तो पतली होती है और ये अंदर की ये वाली जो दीवार है ये काफी मोटी होती है। तो जब इनसे पानी आता है तो ये फूल जाती हैं, और ये फूल जाएंगी तो ये दीवार ज्यादा खिंचेगी और ये कम खिंचती है, और इसकी वजह से ये छिद्र क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जब पानी इनसे बाहर चला जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ करके ये स्टोमेटा इस तरीके से ये बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा ये खुलते और बंद होते रहते हैं। दिन के समय जब ये CO2 लेते हैं तो ये खुल जाते हैं, और रात्रि के समय जब इन्हें CO2 की आवश्यकता नहीं है तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये बच्चों स्टोमेटा का इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रंध्र या स्टोमेटा क्या होते हैं, इनका सचित्र वर्णन कीजिए, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, या गार्ड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, या गार्ड कोशिकाओं के कार्य क्या हैं। तो इस पर कई क्वेश्चंस बन करके आते हैं। या फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। विषम पोषी पोषण। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे विषम पोषी क्या होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों से अपना भोजन ले रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। पीछे हमने स्वपोषी पढ़े थे, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, लेकिन विषम पोषी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये होते हैं प्राणी संपोषी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इसमें सबसे पहले है प्राणी संपोषण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करता है। इसमें जो जीव है वो पूरा का पूरा भोज्य पदार्थ को अंतग्रहित करता है, और दूसरा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, मतलब भोजन को ठोस रूप में और संपूर्ण रूप में ग्रहण करेगा, और उसका पाचन शरीर के अंदर होगा। पाचन उसका जरूरी है। इसका उदाहरण है अमीबा और स्वयं मानव। इसके बाद आता है दूसरा मृतोपजीवी पोषण, जिसे कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मृतोपजीवी अपना भोजन सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बच्चों जो मृतोपजीवी होते हैं ये अपना भोजन सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। उदाहरण है इसका कवक। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब ब्रेड ज्यादा दिनों तक रखे रहते हैं या सब्जियां ज्यादा दिन तक रखी रहती हैं तो उनके ऊपर एक फफूंदी सी लग जाती है, और वो फफूंदी क्या है, कवक है, जो कि अपना भोजन ये जो सड़ गए हैं पदार्थ, खराब हो गए हैं, तो सड़े गले पदार्थों से ले रहे हैं। इसके बाद आता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी क्या होते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों परजीवी क्या होते हैं, ये अन्य जीवों के या तो उनके शरीर से बाहर रहेंगे और या उनके शरीर के अंदर रहेंगे, और बाहर या अंदर रह करके उनसे अपना भोजन ये प्राप्त करेंगे। इसके उदाहरण हैं अमरबेल, जूं और फीताकृमि। जिसमें से अमरबेल ये क्या है, ये पादप परजीवी है। अमरबेल एक पौधा है जो कि दूसरे पौधे पर परजीवी जीवन यापन करता है, और जूं और फीताकृमि ये मानव के परजीवी हैं। जूं शरीर के बाहर रहता है, बालों में पाया जाता है, और जो फीताकृमि है ये हमारी आंत्र का परजीवी है, ये हमारी आंत में पाया जाता है। तो आइए अमरबेल के द्वारा इसको और विस्तार से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये अमरबेल है, ये जो पीली पीली आपको दिखाई दे रही है ये अमरबेल है। ये हरे पौधों पर इसी तरीके से ये चारों तरफ से जाल सा बना लेती है। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, बल्कि भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करती है। तो बच्चों कोई भी परजीवी है जिससे भोजन लेता है दूसरे से, उसको होस्ट कहते हैं। तो ये अमरबेल अपने इस होस्ट से भोजन लेती है। ये जो हरा पौधा है ये इसका होस्ट है। तो ये अपने होस्ट से भोजन लेने के लिए इसमें चूषक पाए जाते हैं, एक विशेष ऑर्गन होते हैं चूषक। ये इसके शरीर से निकल गए होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये होस्ट के शरीर से अपना भोजन लेते हैं। इस तरीके से ये अमरबेल पूरा जाल सा उस पौधे के ऊपर फैला लेती है। लेकिन ये परजीवी जो होते हैं ये अपने होस्ट को कभी भी मारते नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों विषम पोषी पोषण के प्रकार। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ जीव अपना भोजन कैसे लेते हैं। जैसे ये बच्चों अमीबा है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये केंद्रक है,
और जैसे कोई खाद कण या भोजन इनके पास आता है तो इनके उंगली जैसे उभार हैं ये भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन उंगली जैसे उभारों को हम पादाप कहते हैं या कूटपाद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पादाप या कूटपाद किस में पाए जाते हैं, तो ये अमीबा में पाए जाते हैं। या इस पे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो अमीबा कूटपाद या पादाप के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए ये पादाप जो है ये भोजन को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेते हैं और फिर घेरने के बाद में ये क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल बन जाती है और इसी में एंजाइम्स वगैरह सब आ जाते हैं और ये भोजन को बिल्कुल पचा देती है। पचाने के बाद जो कुछ भोजन पचने से रह गया वो रिक्तिका क्या करती है, ये इसको बाहर निकाल देती है। तो वैसे तो ये अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है, यानी कि इसका शरीर केवल एक कोशिका से बना है और वही एक कोशिका इसके शरीर के सभी कार्य करती है। बच्चों वैसे तो इसकी पूरी सरफेस ही हर चीज को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन, जल, ये सब पूरी सरफेस से आता है, लेकिन खाना ये मुख्य रूप से पादाप के द्वारा ही ग्रहण करता है। अब आता है मनुष्य में पोषण। अब बच्चों मनुष्य में हम पोषण किस तरीके से होता है ये जानेंगे। तो ये हम पहले भी जानते हैं कि हम दिन भर में विभिन्न कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, घर के कार्य करते हैं और इन सभी कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से। तो बच्चों भोजन हम ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो बच्चों ये जो भोजन ग्रहण करना है, इससे ऊर्जा लेना है, ये सारी क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले आता है अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर वहिक्षेपण। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या है, मुख से भोजन ग्रहण करना। जो हम भोजन टुकड़ों के रूप में मुख से ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है। अगला स्टेप है पाचन। अब भोजन हमने ग्रहण कर लिया, अब उसका क्या होगा, पाचन होगा। तो पाचन है क्या है, जो हमने बच्चों भोजन ग्रहण किया है वो जटिल है, जटिल अणुओं के रूप में है, अघुलनशील है। तो इस जटिल व अघुलनशील भोजन को तरल व घुलनशील भोजन में बदलना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये क्रिया किसके द्वारा होती है, एंजाइम्स के द्वारा होती है। और एंजाइम क्या है, ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये विभिन्न ग्रंथियों से निकलते हैं और ये भोजन को जटिल और अघुलनशील को सरल और घुलनशील में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अगला स्टेप आता है अवशोषण। ये क्या है, पचे हुए भोजन का शरीर में अवशोषित होना, ये अवशोषण कहलाता है। इसको भी बच्चों आगे अभी हम पूरी प्रक्रिया अच्छे से पढ़ेंगे, तब इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसका अगला स्टेप है स्वांगीकरण। अब भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, उसका पाचन कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया, उसके बाद क्या होता है, ये भोजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पर इससे ऊर्जा बनती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद में ये पाचन के बाद जो भोजन है ये बिल्कुल जीव द्रव्य में विलीन हो गया, बिल्कुल हमारे शरीर का हिस्सा बन गया, उसमें बिल्कुल विलीन हो गया और हमको इसने एनर्जी दे दी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। अगला आता है बहिक्षेपण। और बच्चों जो हमने भोजन ग्रहण किया था वो उसमें से कुछ भोजन पचने से रह जाता है और उस अपच भोजन को या बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण। तो ये हम मल के रूप में इस अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। अब बच्चों भोजन के इन सब स्टेप को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हम भोजन है, अभी इसका पाचन जो देखेंगे तो हम मुख्य रूप से किस किस का देखेंगे। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और वैसे तो विटामिन, जल व खनिज लवण कई चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ हम जो आहार नाल में पाचन देखेंगे वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये पाचन के बाद किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और वसा है, वसा पाचन के बाद बसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाती है। और प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो अम्लों में बदल जाती है। तो अब हम देखते हैं इन सब चीजों का पाचन किस तरीके से हुआ है। मनुष्य में पाचन। तो बच्चों हमने देखा था कि पोषण का पहला स्टेप क्या था, अंतग्रहण। अंतग्रहण किससे होता है, मुख से होता है।
तो मुख से अंतग्रहण होने के बाद में फिर अगला स्टेप क्या था, पाचन। तो इसमें हम मनुष्य में पाचन समझेंगे कि किस तरीके से पाचन हुआ है। पाचन को समझने से पहले पाचन किस में हुआ है, तो बच्चों पाचन हुआ है हमारी आहार नाल में। तो सबसे पहले हम आहार नाल की संरचना को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जब हम इसे आहार नाल की संरचना समझ पाएंगे तभी हम पाचन की क्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आहार नाल क्या होती है, ये मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से शुरू होती है और ये गुदा तक फैली हुई होती है। और इसके निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है मुख गुहा। ये देखिए, ये क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में बच्चों हम सभी जानते हैं क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है और इसका जो ऊपर तालू होते हैं और इसका जो पिछला भाग है मुख गुहा का वो ग्रसनी कहलाता है, सॉफ्ट भाग, सॉफ्ट तालू। आगे की तरफ हार्ड तालू होता है यहाँ पे और पीछे की तरफ सॉफ्ट तालू होता है, वो क्या कहलाता है वहां पे, ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा के बाद अगला भाग है ग्रसिका। फिर ये जो पीछे एक नली सी लंबी गई है ये क्या कहलाती है, ग्रसिका, या इसको इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं, ये ग्रसिका है। इसके बाद ये एक आहार नाल का चौड़ा भाग होता है, यही सबसे चौड़ा भाग है और इसको हम कहते हैं आमाशय या इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। आमाशय के बाद फिर आती है क्षुद्रांत, छोटी आंत। आमाशय के बाद बच्चों ये सारा पार्ट है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से ये सब और ये पूरा जो कुंडलित सा पड़ा है ये सब किस में आता है, छोटी आंत में आता है, जिसको हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। और छोटी आंत के बाद फिर ये यू शेप जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ये यू शेप, ये सब क्या कहलाता है, ये बड़ी आंत कहलाता है। ये छोटी आंत थी, यहाँ से ये सी शेप टर्म लेकर के और फिर ये जो कुंडलित सा भाग है ये सब छोटी आंत है और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ये होता है सीकम, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये सीकम, सीकम जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। और फिर ये यू शेप है, ये पूरा कहलाता है बच्चों कोलन। और फिर इसका तीसरा भाग ये कहलाता है ये मलाशय, ये इसका तीसरा भाग है ये मलाशय कहलाता है, जिसमें अपच भोजन रहता है। तो ये 3 भागों से मिलकर के बड़ी आंत बनी है और यहीं पर होती है ये परिशेषिका। ये देखिए ट्यूब सी होती है जो इधर बंद है, इसको परिशेषिका या क्रमी रूप परिशेषिका कहते हैं। इसके बारे में बच्चों आपको बताएं कि ये पहले हमारे शरीर में फंक्शनल थी लेकिन अब इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, अतः अब ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अवशेषी अंग मीन्स जो शरीर में अब पाए जा रहे हैं लेकिन कार्य विहीन हो चुके हैं, आज उनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, तो वो अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो ये हमने मोटे तौर पे बच्चों आहार नाल के विभिन्न भागों को जाना। सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो ये देखिए, ये इसको और थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। ये मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदाद्वार और ये परिशेषिका। अब बच्चों आहार नाल की हमने रचना देख ली। अब भोजन आहार नाल में ही पचने वाला है, लेकिन आहार नाल में भोजन के पाचन के लिए और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आहार नाल के साथ साथ ग्रंथि या जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो भी पाचन में अपना पूरा रोल अदा करती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथि हैं। सबसे पहले आती है नंबर 1 लार ग्रंथि, जिनको इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं या फिर लाला ग्रंथि भी कहते हैं। ये लार ग्रंथियां बच्चों 3 जोड़ी हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ये मुख गुहा में होती हैं। ये मुख गुहा में खुलती हैं, 3 जोड़ी होती हैं और ये किसका निर्माण करती हैं, लार का निर्माण करती हैं। दूसरा है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। और ये जो यकृत है देखिए चित्र में दिखाएं, ये जो चॉकलेटी रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये यकृत या लीवर है। और ये बच्चों लीवर क्या करता है, ये पित्त का निर्माण करता है। लीवर जो है ये पित्त का निर्माण करता है, पित्त रस का। और पित्त रस का निर्माण करके इसी के पास ये थैली जैसी संरचना है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये देखिए पित्ताशय, पित्ताशय या पित्त की थैली,
इसमें ये पित्त रस को बना करके इसमें इसका भंडारण करता है। और फिर ये जो यहीं से पित्त, ये जो है पित्ताशय से एक नली निकलती है जिसको हम पित्त नली कहते हैं। और ये कहाँ खुलती है? ये छोटी आंत में खुलती है। यानी कि जो लीवर में पित्त रस बना है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से फिर छोटी आंत में पहुंचता है। वहां इसका क्या कार्य है, अभी जब हम पाचन की पूरी प्रक्रिया समझेंगे तब इसका कार्य देखेंगे। अभी तो हम रचना देख रहे हैं कि पाचन में आहार नाल की रचना क्या है और कौन कौन सी ग्रंथि इसके आसपास पाई जाती हैं जो पाचन में अपना सहयोग देती हैं। तो बच्चों, यकृत को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसकी एक विशेषता और है। तो पित्तरस समझ लिया, पित्ताशय समझ लिया। अब ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो यकृत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है। अब बात करते हैं जठर ग्रंथि। तीसरे नंबर पे आती है जठर ग्रंथि। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आमाशय में पाई जाती हैं। ये बच्चों आमाशय के अंदर होती हैं। अगली है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। और ये जो अग्नाशय होता है ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले आपको अग्नाशय दिखाते हैं हम। देखिए ये जो अमाशय है, ये अमाशय है। ये अमाशय के पास ये एक पतली सी रचना होती है बहुत, और ये क्या कहलाती है? ये अग्नाशय या पैनक्रियाज कहलाती है। और इससे भी एक नलिका, जिसे हम अग्नाशयिक नलिका कहते हैं, वो किसमें खुलती है? छोटी आंत में खुलती है। तो अग्नाशय में अग्नाशयिक रस बनता है जो कि छोटी आंत में जाकर के मिलता है। तो ये भी पाचन में सहयोग करता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, आइए समझते हैं। बच्चों, ग्रंथियां दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले नलिका युक्त ग्रंथियां। ये देखिए, ये ग्रंथि है, इसमें एक नलिका पाई जा रही है। इसको नलिका युक्त ग्रंथियां या बहिस्रावी ग्रंथियां इनको हम कहते हैं। और इनका जो स्राव, जो इनके पदार्थ इनके अंदर बनता है, वो नलिका के द्वारा जहां इसको जाना है वहां पर ये पहुंचता है। जैसे लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी लार ग्रंथि हैं, पसीना ग्रंथि हैं, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसमें नलिका नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनका जो स्राव है, जो इनके अंदर बन रहा है, वो फिर शरीर में जहां इसको उपयोग होना है वहां तक रक्त के द्वारा पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि है, थायराइड आप सबने सुनी होगी। थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये सब हमने देखा कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, यकृत है वो भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है, और जो जठर ग्रंथियां हैं वो भी बहिस्रावी हैं। अब जो अग्नाशय है इसका कुछ भाग तो बहिस्रावी होता है और कुछ भाग अंतःस्रावी होता है। इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो जो बहिस्रावी भाग होता है वो विभिन्न जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं विभिन्न तरीके के पदार्थ निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं, पसीना भी निकालती हैं, लार निकालती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनका स्राव हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन शब्द आप सभी ने सुना होगा। इनको हम आगे जब ग्रंथियां पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। इसके बाद अगली आती हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आंत्र में पाई जाती हैं, छोटी आंत में। और इनसे भी अनेक एंजाइम्स निकलते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो बच्चों, ये हमने ग्रंथियां पढ़ी जो कि हमारे पाचन में सहायक हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में इसमें हमने आहार नाल की रचना समझी, ग्रंथि देखी। अब हम अगले पाचन किस तरीके से होगा, भोजन कैसे पचेगा, वो पूरा प्रोसीजर आगे देखेंगे। और ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया? आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी है, ये एक तरीके से हमारे शरीर की ही इसमें संरचना है। हमारे शरीर के बारे में हम बहुत सी चीजें ऐसी जानेंगे, और जाननी भी जरूरी है। इसीलिए इसको खूब इंटरेस्ट से पढ़िए। और अगर आपको समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।